हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक जिसका नाम है चाइना ताइवान टेंशंस या चाइना और ताइवान के बीच में जो लगातार टसल बनी हुई है, टेंशन बनी हुई है। इसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे कि पहले आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझा दी जाए कि आखिर ये सिचुएशन ऐसी बनी क्यों, क्या वो मेजर इवेंट्स रहे जिनकी वजह से फाइनली आज हम इस सिचुएशन में आ गए हैं और आगे इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। आज की इंफॉर्मेशन आप इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज कर सकते हैं, आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, आपके इंटरव्यू के यूज में काम आ सकता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो या फिर हमारा बेसिकली इंडो चाइना रिलेशनशिप हो, हाल ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा लद्दाख से रिलेटेड, आप बहुत सारी चीजों में इसको जोड़ सकते हैं। प्लस इसमें एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमी एलिमेंट भी है कि सेमीकंडक्टर का हब माना जाता है चाइना को, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है ताइवान को। तो ये जो रिलेशनशिप सावरिंग है, खराब हो रहे हैं चाइना और ताइवान को, इंडिया किस तरीके से उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज कर सकता है इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की डायरेक्शन में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, जो टेंशंस हैं चाइना और ताइवान के बीच में, ये 1 अक्टूबर से और ज्यादा बढ़ गई हैं जब चाइना ने अपना नेशनल डे बेसिकली सेलिब्रेट किया और वो मार्क करता है पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्टैब्लिशमेंट डे को। ये कंसाइड बेसिकली होता है जो 72nd एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हैं चाइना या पीआरसी के फोर्स में आने के। उस दिन चाइना ने 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा अपने फाइटर जेट्स को फ्लाई करवाया ताइवान का जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, मतलब उसमें बिना ताइवान की परमिशन के लिए बाहर के फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट या फॉरेन एलिमेंट्स एंटर नहीं कर सकते एयर स्पेस में। और इस वजह से जब चाइना ने उसको वॉयलेट किया तो ताइवान ही नहीं, यूएस ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में अलार्मिंग बेल्स वेंट रिंगिंग कि इसका मतलब चाइना अब ब्लेटेंटली ताइवान के ऊपर अग्रेशन शो कर रहा है दोस्तों। तो ताइवान तो टेंस सिचुएशन से गुजरा ही गुजरा, वहां के जो बेसिकली प्रेसिडेंट हैं, और क्योंकि चाइनीज नेम है दोस्तों, आई विल बी वेरी सॉरी कि अगर प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट ना हो, प्लीज बेयर विद मी। प्रेसिडेंट त्साई इंग-वेन जो कि प्रो इंडिपेंडेंस माने जाते हैं, मतलब वो नहीं चाहते ही कि ताइवान का यूनिफिकेशन या ताइवान के ऊपर चाइना का राज किसी भी तरह से एस्टैब्लिश हो। उनके हिसाब से ताइवान एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन है और जो चाइनीज गोल है कि आज नहीं तो कल ताइवान को चाइना का पार्ट बना लिया जाएगा, यूनिफाई कर लिया जाएगा, उसके वो हमेशा से अपोज में रहे हैं। ताइवान पूरी तरह डिपेंडेंट है अपनी डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, किस पर? यूएस पे। और ये बहुत पहले से, जब से बेसिकली पीआरसी या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुआ 1949 चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद से, तब से ये टेंशन लगातार बनी आ रही है। यूएस इसमें हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। अगर बात हो कि ताइवान को कौन बेसिकली सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट करेगा, साथ ही साथ कौन इसको वेपन्स सेल करेगा। तो जब ये इवेंट हुआ 1 अक्टूबर को कि हंड्रेड्स ऑफ जेट्स वेंट फ्लू पास ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, तो वाशिंगटन, बीजिंग और साथ ही साथ इंडिया और हमारा क्वाड और बाकी जो अलायंसेस हैं उसमें भी ये एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया। अब स्टार्ट करते हैं कि इस पूरे टेंशन की जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। यह स्टार्ट होता है 1949 से, जब पीआरसी या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद एग्जिस्टेंस में आया। ताइवान, इसको पहले जाना जाता था फॉर्मोसा के नाम से। ये बेसिकली चाइना का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे लाई करता है और यहां पर जो चाइनीज रिपब्लिक की कुमिताओ गवर्नमेंट है वो 1949 की जो विक्ट्री हुई कम्युनिस्ट की, उसके बाद पीछे हट गई। तो जब बाकी मेनलैंड चाइना पे पीआरसी का कब्जा हो गया चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949 के बाद, ये जो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट आइलैंड जिसको मैं बोल सकता हूं, जिसको फॉर्मोसा कहा जाता था, जिसपे कुमितांग गवर्नमेंट बेसिकली का रूल था, इसको कहा जाने लगा रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका मतलब मेनलैंड चाइना पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान जो फॉर्मोसा था, इसको कहा जाने लगा रिपब्लिक ऑफ चाइना फ्रॉम 1949। यह आइलैंड ईस्ट चाइना सी में सिचुएटेड है, जो हांगकांग है उससे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, फिलीपींस के हल्का सा नॉर्थ में और साउथ कोरिया के साउथ में आप इसको देखेंगे। जापान भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि जापान के ये साउथ वेस्ट में पड़ता है। तो जापान को भी कई बार टेंशन है, अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, अग्रेशन दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं जापान की सॉवरेनिटी या जापान की जो टेंशन है चाइना, उस पर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है। और इस वजह से देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि व्हाटएवर हैपेंस इन एंड अराउंड ताइवान इज ऑफ डीप कंसर्न टू ऑल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया, कि जो भी ताइवान या ताइवान के आसपास होता है, पूरा ईस्ट एशिया उसको बड़े चाव से या बड़े इंटरेस्ट से
ऑब्जर्व करता है। ताइवान 10 अक्टूबर को डबल 10 की तरह सेलिब्रेट करता है, अपने नेशनल डे की तरह सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 1911 में अक्टूबर 10 को जो मांचू आर्मी थी वो रिबेलियन में उठ खड़ी हुई। उस वक्त की जो चाइनीज डायनेस्टी थी क्विंग डायनेस्टी, और जो 4000 साल पुराना 4000 ईयर्स ऑफ मोनार्की, उसको मंचू आर्मी ने उखाड़ फेंका 10 अक्टूबर 1911। और उस दिन से ही आरओसी को डिक्लेयर कर दिया गया फ्रॉम दिसंबर 29, 1911। फिर इसके बाद 1920s में जब लीडरशिप मिली डॉक्टर सुन यत सेन, जो कि फाउंडर माने जाते हैं केएमटी पार्टी या क्यूमिंतांग पार्टी, उसके अंडर इस आरओसी को और स्टैब्लिश होने में मौका या मदद मिली। उसके बाद डॉक्टर सुन यत सेन के सक्सेसर रहे जनरल चियांग काई शेक, और उन्होंने ये जो 1949 का चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ तो पीआरसी के खिलाफ जो सिविल वॉर रहा उसमें एक्टिव रोल निभाया। इसके बाद 1949 में क्योंकि चाइनीज रेवोल्यूशन में कम्युनिस्ट विक्टर रहे, कुमितांग फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ा, मेनलैंड चाइना को पीआरसी का कब्जा हो गया, और जो ताइवान रहा उसको आरओसी या रिपब्लिक ऑफ चाइना एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह कहा जाने लगा। जो आरओसी है या ताइवान है या रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये एक नॉन कम्युनिस्ट फ्रंटियर बन गया चाइना के अगेंस्ट पूरे कोल्ड वॉर में, जब भी यूएस रशिया या यूएस चाइना का बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रहा उसमें। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि 1971 तक अगर आप देखें तो जो मेनलैंड चाइना था, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर हुआ करता था, उसको इंटरनेशनल बॉडीज ने कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया। इनफैक्ट ये फॉर्मोसा या ताइवान या रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस ही को चाइना माना जाता रहा यूएन में 1971। लेकिन 1971 में खेल थोड़ा बदल गया, जब उस वक्त के जो बेसिकली एम्बेसडर थे या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएस के, हेनरी किसिंगर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ये प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के, इन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि यूएस को चाइना, जो मेनलैंड चाइना है, पीआरसी चाइना है, उसके साथ अपने रिलेशंस को बेटर करना चाहिए। और उस वजह से उन्होंने फिर 1971 में जो मेनलैंड चाइना है पीआरसी के अंडर, उसको रिकॉग्निशन दी, यूएन का बेसिकली वो एक फॉर्मल पार्ट बने। लेकिन यूएस ने हमेशा चाइना की जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रमोट किया, उसको वेपन्स बेसिकली सेल किए। लेकिन दूसरी तरफ यूएस का ऑफिशियल जो पोजीशन है वो है पीआरसी की वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी की मतलब कि दो चाइना नहीं है, कि एक चाइना पीआरसी के अंडर हो गया, दूसरा चाइना ताइवान या आरओसी के अंडर हो गया। पीआरसी की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है हमारे सॉवरेन नेशन का। तो यूएस ऑफिशियली उस व्यू, जिसको वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है, एंडोर्स करता है। लेकिन दूसरी तरफ वो ताइवान को वेपन सेल करेगा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल फोरम्स पे सपोर्ट करेगा, प्लस उसका जो इंडिपेंडेंस का व्यू है उसको भी सपोर्ट करेगा। इसका मतलब अगर आज की तारीख में हम देखें तो ऑफिशियली सिर्फ 1971 तक तो पूरी दुनिया आरओसी ताइवान को चाइना मानती थी, लेकिन आज की तारीख में 1971 में जब यूएस ने पीआरसी या मेनलैंड चाइना या कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉग्निशन दे दी इंटरनेशनल फोरम्स में, उसके बाद सभी कंट्रीज ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और आज की डेट में सिर्फ 15 ऐसे कंट्रीज हैं, 15 ऐसे कंट्रीज हैं जो ज्यादातर बहुत स्मॉल हैं या रीजनल हैं, जो ही सिर्फ ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी सभी ने ऑफिशियल लाइन टो की कि वन चाइना पॉलिसी है जो चाइना की, कि मेनलैंड चाइना, पीआरसी चाइना ही चाइना है और ताइवान चाइना नहीं है, इनफैक्ट उसका एक पार्ट है, उसको एंडोर्समेंट दिया दोस्तों। फिर 1954-55 की बात कर लें और 58 की बात करें तो पीआरसी ने बॉम्बिंग शुरू कर दी जिनमेन, माजू, डैचन आइलैंड्स हैं जो कि ताइवान के कंट्रोल में हुआ करते थे। और यूएस की कांग्रेस ने बहुत स्ट्रांग उसमें रिएक्ट किया। उन्होंने फार्मोसा रेजोल्यूशन एक बेसिकली पास किया 1958 में और ऑथोराइज किया उसके थ्रू उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे आइजनहोवर, कि आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप चाइना की जो बॉम्बिंग्स हो रही हैं, अग्रेशन हो रहा है ताइवान पे, इससे ताइवान को आप प्रोटेक्ट करें। और 1955 में जो प्रीमियर रहे चाइना के, जो इन्हें लाई, इन्होंने बांडुंग कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया कि हम यूएस के साथ निगोशिएट करना चाहते हैं और इस सिचुएशन को और एस्केलेट नहीं होना चाहते हैं। लेकिन टू चाइनाज लक 1958 में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और चाइना ने बेसिकली फिर से बॉम्बिंग अपनी रिज्यूम कर दी आरओसी के ऊपर। और फिर यूएस ने रिएक्ट किया। यूएस ने फिर ताइवान को आर्म्स और वेपन्स जो उसके आउटपोस्ट थे आइलैंड के आसपास सप्लाई करना शुरू कर दिया। और उसके बाद पीआरसी और आरओसी ने एक अग्रीमेंट बेसिकली साइन किया और
बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट है। इस पे एग्री किया कि हम एक दूसरे की आउटपोस्ट को, गैरिसन्स को बॉम्ब करेंगे, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे, कि मंडे को आप बॉम्ब करिए, ट्यूसडे को हम बॉम्ब करेंगे, फिर वेडनेसडे को आप बॉम्ब करिए, थर्सडे को हम बॉम्ब करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट। सो दे केप्ट ऑन बॉम्बिंग अंटिल 1971। इसको बेसिकली माइलस्टोन माना जाता है यूएन पॉलिसी रिलेशंस में, कि 1971 में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हेनरी किसिंगर टू प्रेसिडेंट निक्सन, उन्होंने काफी फोर्सफुली सजेस्ट किया, और यूएस फॉरेन पॉलिसी जो रही कि पीआरसी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो पूरी तरह हमेशा के लिए चेंज हो गई, और यूएस फॉर्मली अब सपोर्ट करने लग गया जो मेनलैंड चाइना है या पीआरसी है, और जो ताइवान आरओसी को चाइना माना जाता था वो रिकॉग्निशन अब खत्म हो गया। और उसके बाद जब यूएस ने स्टार्ट किया सपोर्ट करना पीआरसी को, उसकी वन चाइना पॉलिसी को, तो बाकी कंट्रीज ने भी ताइवान से रिकॉग्निशन हटा के पीआरसी को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया एज चाइना, और साथ ही वन चाइना पॉलिसी को। उसके बाद 95-96 जब चाइना ने अपनी मिसाइल्स को टेस्ट करना शुरू किया ताइवान के अराउंड, तो एक मेजर क्राइसिस डेवलप हो गया, और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि यूएस को वियतनाम वॉर जो 63-60 या 60s के डिकेड में वहां पे चला, उसके बाद सबसे बड़ा फोर्स मोबिलाइजेशन करना पड़ा ताइवान को डिफेंड करने में। इसके बाद जो प्रेसिडेंट रहे ताइवान के उस वक्त के, ली टैंग हुई, जिन्होंने चाइना को बेसिकली अपोज किया, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उसके बाद से फिर वो रीइलेक्ट हुए। 1975 चांग काई शेक की डेथ हो गई, मार्शल लॉ को हटा लिया गया, और ताइवान को पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मिली। उसके बाद 1990 से अगर आप देखें, जब मिसाइल क्राइसिस पीक पे था, उसके बाद से लेकिन उस क्राइसिस को मैनेज किया गया, और जो रिलेशनशिप्स थे मेनलैंड चाइना पीआरसी और आरओसी, इनके रिलेशनशिप्स चाहे वो ट्रेड हो, एक्सचेंजेस हो, स्टैब्लिश हुए और बेटर होने लगे। जब ब्रिटेन ने एग्जिट किया हांगकांग को 1999 में, तो जो वन चाइना टू सिस्टम सॉल्यूशन ऑफर किया गया ताइवान को भी, लेकिन ताइवानीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ताइवानीज ने कहा कि हम चाइना को अपनी गवर्नमेंट नहीं मानेंगे, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ही समझना चाहेंगे, एस्टैब्लिश रखना चाहेंगे। फिर 2000 ने ताइवान की पहली ऐसी गवर्नमेंट जो कि नॉन केएमटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि अभी तो कुमितांग पार्टी की लगातार एक मोनोपोली रही पॉलिटिकल सिस्टम पे, लेकिन अब जो विक्ट्री रही 2000 में, वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी या डीपीपी जिसको कहा जाता है। और 2004 में चाइना ने फिर कि ताइवान ऐसा ना हो कि अलग हो जाए या सेसेशन इसका हो जाए, तो एंटी सेसेशन लॉज को ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, ताकि जो ट्रेड है, कनेक्टिविटी है या एक्सचेंजेस हैं, या चाइना का जो कंट्रोल है ताइवान के ऊपर, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। आज की डेट में अगर आप ताइवान की पॉलिटिक्स देखें तो दो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, डीपीपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और केएमटी कुमितांग पार्टी। इसके अलावा 2016 में जो अभी की प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट त्साई, इन्होंने प्रो इंडिपेंडेंस फेज में बहुत एक्टिव रोल निभाया, और जिसकी वजह से इनका री इलेक्शन हुआ 2020, और 2020 के री इलेक्शन के बाद ही चाइना को लगा कि यहां की लीडरशिप हमारे सामने अभी भी झुकना नहीं चाहती है, और चाइना ने अग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू कर दिया। चाइना में ताइवानीज जो बिजनेसमैन हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो एक तरफ चाइना इंडिपेंडेंट, एक तरफ ताइवान इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वहां के बिजनेस हाउस का, पॉलिटिशियंस को यह भी डर है कि अगर चाइना एग्रेसिव होता है और हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाती है, तो हमारा जो मेजर इन्वेस्टमेंट है चाइना में, वो अंडर थ्रेट आ सकता है। तो बड़ी कशमकश वाली स्थिति बनी हुई है। करंट टेंशंस के बारे में अगर हम देखें, तो जो यूएस चाइना के रिलेशंस वर्सन हो रहे थे, खासतौर से कोविड के लेके, तो स्टेट डिपार्टमेंट ने हाल ही में ताइपे में हाईएस्ट रैंकिंग अपने ऑफिशियल्स को भेजा, और ये जो विजिट रही उसमें चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट किया। ताइवान स्टेट सेपरेट करता है मेनलैंड चाइना और आरओसी या बेसिकली ताइवान को। अक्टूबर 2020 प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उन्होंने पीएलए को कहा कि आप लड़ाई के लिए, वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो उसका एक मैसेज लोगों ने इस तरह से भी देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ताइवान को मैसेज पहुंचाने के डायरेक्शन में ये ओपन थ्रेट हो। और उसी को काउंटर करने के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जो हमारा कमिटमेंट है ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, एकदम रॉक सॉलिड है। प्रेसिडेंट शी ने जुलाई में कहा कि ताइवानीज का अगर कोई भी मूव रहा इंडिपेंडेंस की तरफ, तो चाइना उसको पूरी तरह स्मैश कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा दोस्तों। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जो ताइवानीज डिफेंस मिनिस्टर ची क्विंगसोंग, उन्होंने कहा अपनी पार्लियामेंट को
कि चाइना के पास अगर वो चाहें तो ताइवान के ऊपर ऑलरेडी अटैक करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन वो चाहते हैं कि 2025 तक उस कैपेबिलिटी को और भी बढ़ा लें ताकि उसका जो फॉल बैक हो या ताइवान का जो रिस्पॉन्स हो वो कम से कम हो, चाइना को नुकसान कम से कम हो। तो कहीं ना कहीं ताइवान के मन में कि कब चाइना अटैक करना शुरू कर दे, ओवरवेल्म करना शुरू कर दे या और ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, ये टेंशन हमेशा बनी हुई है। अक्टूबर 10 जो कि नेशनल डे है ताइवान के लिए, उस दिन प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी तरह की फोर्स का यूज ना करना पड़े, बट कि पीसफुल रीयूनिफिकेशन हो, शांति के साथ हम आपके ऊपर अपना सॉवरेनिटी को एक्सटेंड कर लें। और उसी दिन ताइवानीज प्रेसिडेंट ने उसके बदले में कहा कि कोई भी रैशली एक्ट ना करे और ताइवानीज जो लोग हैं, ताइवानीज जो पॉपुलेशन है, पॉलिटिकल क्लास है, वो ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाली है। तो ये एक हिस्ट्री रही 1911 से लेके चाइनीज बेसिकली रेवोल्यूशन 1949, कैसे दो सेपरेट कंट्रीज बने, 71 में यूएस डिप्लोमेसी में जब चेंज आया तो पूरी इक्वेशन कैसे चेंज हो गई, 95 का मिसाइल क्राइसिस, उसके बाद पिछले कुछ सालों में कैसे टेंशन अब बढ़ता जा रहा है। यूएस का उसमें क्या रोल रहा, यूएन का उसमें क्या रोल रहा। अब छोटा सा शॉर्ट डिस्कशन हो जाए कि इस पूरी स्टोरी का इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। इंडिया की ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम चल रही है चाइना के साथ, चाहे वो एलएसी की बात हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो, और इंडिया भी ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स करता है। लेकिन कई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि क्योंकि चाइना वैसे भी इंडिया को किसी फोरम पे, किसी जगह, किसी तरीके से पीसफुली सपोर्ट नहीं करता, तो हम इनकी वन चाइना पॉलिसी को ऑफिशियली एंडोर्स करना बंद क्यों नहीं कर देते। अभी सिर्फ हमारे पास एक तिब्बत कार्ड है, क्योंकि तिब्बतन्स के इश्यू को हम उठा सकते हैं, क्यों ना हम ताइवान को भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज करके चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको वॉयलेट करना शुरू कर दे, ताकि चाइना को भी यह बात समझ में आए कि अगर आप हमारे साथ फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो हम भी उसका जवाब देंगे, मिलिटरीली एंड डिप्लोमैटिकली। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है बीजिंग के लिए कि आप हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन रखिए तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो चुप हम भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, इंडिया और ताइवान का अभी क्या रिलेशनशिप है? इंडिया और ताइवान अभी एक सिर्फ ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑफिसेस एक दूसरे के कैपिटल्स में मेंटेन करते हैं, मतलब एम्बेसीज नहीं है, क्योंकि इंडिया ताइवान को फॉर्मली 1971 के बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करना बंद कर चुका है। मई 2020 में जो करंट प्रेसिडेंट है ताइवान की, जब उन्होंने स्वेरिंग इन मतलब की ओथ ली गई, तो इसको अटेंड करने के लिए हमारी रूलिंग पार्टी के कई सारे एमपीज, जिसमें ऑनरेबल मीनाक्षी लेखी जी जो कि हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर्स की, साथ ही साथ राहुल कासवान, इन्होंने ट्रैवल किया या वर्चुअली इन्होंने बेसिकली अटेंड किया उस स्वेरिंग इन सेरेमनी को, जो चाइना को शायद पसंद ना आया हो। इसके अलावा 2016 में अगर देखें तो न्यू दिल्ली ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजना चाह रहे थे वो ताइवान को, उनको जब चाइना ने बेसिकली अपोज किया तो भेजने से मना कर दिया। अभी इंडिया ताइपे के साथ या ताइवान के साथ एक $7.5 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कैसे चाइना से बेसिकली हम कोलैबोरेट करके ऐसा ह्यूज गीगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में स्टैब्लिश करें, उसके बारे में ट्रेड नेगोशिएशंस काफी एडवांस स्टेज पे हैं। क्योंकि आप बात देख लें, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज एक बड़ा इशू बना हुआ है, चाहे कार्स मैन्युफैक्चरिंग में देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लें, मोबाइल फोन्स में देख लें, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंस अभी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। और पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल सप्लाई चेन अब सोच रहा है कि इस ओवर इंडिपेंडेंस को कैसे चाइना से शिफ्ट करके दूसरी कंट्रीज में भी डाइवर्सिफाई किया जाए, जिसमें इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव उभर कर आ सकता है। इसके अलावा और भी जो अलायंसेस हैं, चाहे हम क्वाड की बात कर लें जिसमें यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं चारों, और हाल ही में जो आर्कुट सबमरीन डील हुई है यूएस और ऑस्ट्रेलिया की, उसकी बात कर लें तो कहीं ना कहीं मिलिटरीली रीअलायंसेस हो रही हैं। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ताइवान की जब बात आती है तो ये सारी चीजें उभर कर आती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का एक थोड़ा सा डिटेल लेक्चर कि आखिर ये टेंशन चाइना और ताइवान के बीच में क्यों डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, क्या हिस्टोरिकल इनका बैकग्राउंड रहा, और किस तरीके से ये आगे आने वाले टाइम में इंटरनेशनल फोरम्स में इकोनॉमी में प्ले आउट कर सकती हैं, इंडिया का इसमें क्या इंटरेस्ट है, क्या ऑप्शंस हैं, ये आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।